Hi students, welcome to my YouTube channel Study Ship with Krati 2 and today's video is going to be for the part 2 challenges of a nation building. जल्दी से मैं अपना intro दे देती हूँ फिर हम get in करते हैं. So hi, welcome to Study Ship with Krati 2 once again. This is Krati Sahu, educational content creator on YouTube, pursuing my honors from University of Delhi. चैलेंजेस ऑफ अ नेशन बिल्डिंग का ये पार्ट 2 होने वाला है. जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मैं अपने पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस जो है वो 2 पार्ट में बनाऊंगी. एक्सप्लेनेशन एज पर द लेटेस्ट सिलेबस होगा एंड यू कैन गेट नोट्स फ्रॉम माय वेबसाइट. सो लेट्स गेट इन हियर. आपको याद हो हमने ना अपने प्रीवियस वाले पार्ट में अप टू कंप्लीट कर लिया था. कहाँ तक? महात्मा गांधी सेक्रीफाइस तक. वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. लेकिन अगर आपको पार्ट 1 इस वीडियो का चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगी एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वो चेक कर लेना. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से स्टार्ट करना है क्योंकि जो भारत आजाद हुआ था ना वो टुकड़ों में था. मतलब आप समझ लीजिए छोटे ग्रुप्स जिनको मिला तो दिया था बट दे वर हैविंग हम तो तुमसे अलग हो जाएंगे, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. तो ये कैसे होता है इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं. ब्रिटिश इंडिया ना डिवाइडेड था 2 तरह के प्रोविंसेस में. एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स. जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे दे वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तभी तो उनको ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस बोलते हैं. देखो भाई यहाँ पे है कि नहीं. एंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय द प्रिंसेस. ऐसे प्रिंसेस जिन्होंने अंग्रेजों के आने पर उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली थी. ठीक है आधा आधा रख लेंगे अपन, साथ में रहेंगे, बट ब्रिटिश ही सुप्रीम रहेंगे. दे हैव एक्सेप्टेड देयर अथॉरिटीज. सो दीज वर कॉल्ड एज प्रिंसली स्टेट्स क्योंकि इनको रूल प्रिंसेस एंड किंग्स कर रहे थे. Princely states enjoy some form of a control over their internal affairs as long as वो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं. और पता है इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता था? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता था सुजर्निटी, ब्रिटिश सुजर्निटी. वी विल सी दैट थिंग. British just before independence, British announced that the end of their rule over India. और सुप्रीमेसी जो है ब्रिटिश की वहां पे भी एंड हो जाती है प्रिंसली स्टेट्स में. अंग्रेज गए तो ब्रिटिश और इंडियन प्रोविंस को भी छोड़ के जाएंगे, प्रिंसली स्टेट्स को भी छोड़ के जाएंगे. लेकिन नहीं, अंग्रेज गए और एक आग लगाकर चले गए. इन्होंने क्या बोल दिया कि देखिए भारत अब ना 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक इंडिया एंड पाकिस्तान. और ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना ये फ्री है. इनको इंडिया ज्वाइन करना है तो इंडिया ज्वाइन कर ले, पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, दोनों नहीं करना है तो इनकी मर्जी. अब ये बात कह के चले गए. हमारे लीडर ने इस चक्कर में कितना स्ट्रगल किया वो हम आगे पढ़ेंगे. So it was left to the state whether to join India or Pakistan or remain independent, and this was very serious problem, could threaten the very existence of united India. सारे अलग अलग हो जाते तो सोचो ना, आज का हैदराबाद, मणिपुर, भोपाल, त्रावणकोर और जूनागढ़ ये सारे अलग अलग हो जाते तो आज इंडिया कैसा दिखता? इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है. रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट कि भाई इनका स्टेट आजाद है. और भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि हम बात करेंगे हैदराबाद के जो रूलर हैं उन्होंने भी ऐसी अनाउंसमेंट अगले दिन कर दी. भोपाल वाले ने भी कर दी, हालांकि लेटर ये ज्वाइन कर लेते हैं. सो ऑल दिस शोड अ स्ट्रेंज सिचुएशन क्योंकि इंडिया को आजादी मिल गई थी, हम यूनिटी की कामना कर रहे थे और इधर पर ये आग लगाकर चले गए थे. इस सिचुएशन में हमारे लीडर्स का अप्रोच क्या था और हमने उस दौरान इसको टैकल करने के लिए क्या किया देखते हैं अगले एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में. तो इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन आप देख सकते हो कुछ ऐसा था. दिस इज द मैप वी आर रेफरिंग. हालांकि मैंने ऐड कर दिया था इन द बिगनिंग, पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं ये. चलिए, गवर्नमेंट अप्रोच टूवर्ड्स प्रिंसली स्टेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट आई कंसीडर. हमारी सरकार ने उस दौरान ऐसे किया कि हे यू तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम जो है वो अब भारत सरकार के अंडर होने वाला है ये स्टेट. ऐसा नहीं किया. बात थी हमको करनी थी सुलझाकर, समझाकर, शांत करके, ना कि लड़ करके. गवर्नमेंट ने उस वक्त, क्योंकि हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम मतलब टेम्पररी, 1947 से लेके 1950 के दौरान ना इंटरिम गवर्नमेंट होती है. टेम्पररी गवर्नमेंट, इलेक्शन नहीं हुए थे. इलेक्शन तो होते हैं 51 में, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आई. लेकिन इस इंटरिम गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया. इस इंटरिम गवर्नमेंट ने वर्क किया कि कैसे जो है एक किया जाए. सो मुस्लिम लीग ने अपोज की थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी थी उसको. एंड स्टेट शुड बी फ्री, अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक.
मुस्लिम लीग कह रही थी कि स्टेट्स को, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी होनी चाहिए, उनको जहां जाना है जाए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा नहीं मानती थी। जैसे कि हमारे लीडर सरदार पटेल, he played actually historical role in negotiating with the rules of princely states firmly लेकिन diplomatically, आराम से बात करके, and bringing most of them center, or like bringing most of them enter into Indian Union. It's just like imagine a situation, घर में सब लड़ रहे हैं, मम्मी पापा दादा दादी सब लड़ रहे हैं आपस में, और आपको पता है क्या रोल मिला है, इनको समझाओ। जब घर में सीरियस वाली लड़ाई होती है ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं तो भाग जाती हूँ, क्योंकि जो जज वाला रोल होता है ना, बहुत मतलब वो किलिंग वाला होता है रोल। इसकी साइड ली तो गए, इसकी साइड ली तो गए, बीच में आपको न्यूट्रल होकर करना होता है। और जब बात की झगड़ा खत्म करने की होती है, दैट एक्चुअली आस्क फॉर एफर्ट्स। गवर्नमेंट ने हमारे 3 कंसिडरेशन लिए, मतलब 3 चीजों का उनको ध्यान रखना था। नंबर 1 दैट कि पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रियली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ये पूछना पड़ेगा, ये कंफर्म करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबिलिटी इन गिविंग ऑटोनॉमी इन सम रीजन। घर में वो जिद्दी बच्चा होता है ना, जो मम्मी पापा की हर बात नहीं मानता, शायद आपका भी कोई सिबलिंग होगा, उसको ना कई बार ज्यादा जिद करता है तो थोड़ी छूट दे दी जाती है। अच्छा ठीक है, तुमको फोन चाहिए ना, फोन मिल जाएगा, 1 घंटे फोन मिल जाएगा, लेकिन पहले 1 घंटे पढ़ भी लो, ठीक है। तो इस तरह की ऑटोनॉमी भी स्टेट्स को दी गई थी, लेकिन ये थोड़ी अलग तरह की ऑटोनॉमी थी, वो हम देखेंगे। सो द आइडिया वाज टू एकोमोडेट प्लुरलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द रीजन। इफ वी वांट देम टू बी इन द यूनियन, हमको ये इंश्योर करना होगा कि हम उनकी भी डिमांड्स को एक्सेप्ट करें। And the backdrop of partition, which brought into focus and contest over demarcation of territory, the integration of territorial boundaries of nations had assumed supreme importance. मतलब समझाती हूँ, ब्रिटिश ने जो बाउंड्री ड्रॉस की थी वो उन्होंने की थी अपनी कन्वीनियंस से। अब हमें किसी ना किसी तरीके से इन सभी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना था, एंड जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उनको साथ मिलाकर एक पूरी इंटीग्रेटेड कंट्री बनानी थी। लाइक इट शुड बी कनेक्टेड, नॉट एक एरिया दूसरे से अलग है। हाउ वी गोना डू इट, लेट्स सी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम कैसे भूल सकते हैं। एक्चुअली ना जो स्टेट्स बोल रहे थे कि भैया हमने नहीं ज्वाइन करना है इंडियन यूनियन, उनसे ये डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें उनको कुछ टाइम दिया जाता है टू जस्ट थिंक एंड देन साइन इट, सो दैट दे अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया। दिस वाज दैट एग्रीमेंट। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, इनका बड़ा डिफिकल्ट था। इनफैक्ट हम इनका केस पढ़ेंगे भी, हैदराबाद एंड मणिपुर का केस दिया हुआ है। तो इनका कैसे एक्सेशन करवाया, इनको कैसे कन्विंस किया गया कि भैया बन जाओ इंडियन यूनियन, आप इंडिया का हिस्सा हो, कहाँ जा रहे हो। इश्यूज ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व आफ्टर अ प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड ना बेसिकली पब्लिकली वोट होता है, जब कुछ कुछ मुद्दे जिन पर ऐसे अकेले डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने कि भैया ये सिचुएशन आ गई है, बताओ क्या करना चाहिए। लोगों के मत के आधार पे फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है, वो है प्लेबिसाइड। सो लोगों ने ज्यादातर जूनागढ़ के बोला कि भैया हमको तो इंडिया के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाने दो, आ गए इंडिया के साथ। जूनागढ़ आज गुजरात का हिस्सा है। प्रॉब्लमैटिक प्रिंसली स्टेट्स, ये थे 3, एक हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। देख लेते हैं, एक एक करके केसेस देखेंगे। हैदराबाद का, पहली बात ये, हैदराबाद था उस वक्त का लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एंड वाज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी, एंड सम पार्ट्स ऑफ हैदराबाद जो है वो आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो तो ऑब्वियस है कि इन स्टेट्स का हिस्सा हो। इट्स रूलर कैरीड वन ऑफ द टाइटल जो है निजाम। तो हम जब बार बार निजाम निजाम बोले तो किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, इट्स अ टाइटल, ठीक है। सच एज वी यूज्ड टू से पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, दीज आर टाइटल्स ना, वैसे। और he entered into what was called standstill agreement, इसने साइन किया था नवंबर 1947 में, 1 साल के लिए। while negotiations with the Indian government were going on, बात चल रही थी, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ये नहीं थे इंडिया के साथ आने के लिए तैयार। पीपल ऑफ हैदराबाद बल्कि चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि निजाम ना बड़ा ही दुष्ट इंसान था, बहुत ज्यादा क्रूअल था। पीजेंट्री जो तेलंगाना रीजन, क्योंकि वो हैदराबाद का ही हिस्सा थी उस दौरान, तो वो निजाम की ऑप्रेसिव रूल का विक्टिम बन रही थी, उसको बड़ा परेशान किया जाता था, और इसकी वजह से निजाम के खिलाफ जो है पूरी की पूरी आर्मी तैयार हो रही थी। वुमेन टू ज्वाइन दिस मूवमेंट हियर।
कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस जो है दीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट, यानी कि कम्युनिस्ट और जो हैदराबाद कांग्रेस है दे वर सपोर्टिंग कि भाई ये गलत कर रहा है निजाम, ये जो डिमांड है ना पीजेंट्री की वो बिल्कुल सही है, आजाद करना चाहिए। निजाम ने क्या किया कि बड़ा चल रहा है ना, तुमको बड़ा प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, रजाकर्स अटैक दैम। रजाकर्स कौन थे? रजाकर्स ना निजाम की पैरामिलिट्री फोर्स थे। पैरामिलिट्री फोर्स का सबसे बढ़िया समझने का मतलब है जो बॉर्डर पे तैनात रहती है ना फोर्स, उसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज रजाकर। सो रजाकर ने लोगों को मारना शुरू किया। लाइक बहुत सारी एट्रोसिटीज होती हैं, कम्युनल नेचर होता है रजाकर्स का, और कोई बाउंड नहीं, बड़े बुरी तरीके से कुचला जा रहा था, और वो भी इंडिया में हो रहा था। ये भारत सरकार से ये देखा नहीं गया। सो लाइक क्योंकि बहुत सारे लोग मर्डर्ड किए गए थे, दे वर मीम्ड, रेप्ड, लूटेड, टारगेटेड पब्लिकली लाइक नॉन मुस्लिम्स को, क्योंकि इट वाज कल्चर ऑफ दैट टाइम। आप जो कह सकते हैं जो भी ऑपोजिट कम्युनिटी देखेगी ना माइनॉरिटी में, वो टारगेट बन रही थी। इट वाज नॉट अबाउट मुस्लिम एंड हिंदू, ऑपोजिट जो कम्युनिटी थी वो बन रही थी टारगेट। सितंबर 1948 की बात है, इंडियन आर्मी को फाइनली स्टेप इन करना पड़ता है हैदराबाद में, निजाम की फोर्स को कंट्रोल करना होता है, एंड फाइनली आफ्टर अ फ्यू डेज निजाम को सरेंडर करना होता है, एंड दिस लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इन इंडिया। फाइनली हैदराबाद इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। आगे देखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मणिपुर। मणिपुर का केस बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक धोखा छलावा टाइप आप समझ लीजिए। कुछ दिनों बाद ही यहाँ का केस हुआ। यहाँ के जो मणिपुर के राजा थे जिनका नाम था मणिपुर के राजा का नाम था महाराजा बोध चंद्र सिंह। मैं ना इनको याद करने के लिए बुद्धू चंद सिंह यूज कर लेती थी, तो आप भी यूज कर सकते हो। लाइक यूज योर इलॉजिकल लॉजिक चीजों को समझने के लिए। क्या फर्क पड़ता है, दूसरों को समझाना है क्या, खुद को समझना है, जैसे याद रख सको वैसे रखो। तो बोधचंद सिंह इनका नाम था। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और ये एश्योरेंस दी गई थी इनको कि जो मणिपुर में इंटरनल ऑटोनॉमी है वो मेंटेन की जाएगी। नाउ द प्रॉब्लम वाज मणिपुर इज द वेरी फर्स्ट स्टेट जहां पे इंडिया में इलेक्शन हुए थे ऑन द बेसिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यानी कि हर एक इंसान जो 18 साल के ऊपर का था वो वोट दे सकता था। बट यहाँ पे थी इलेक्टेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा होती है ना जो, लेकिन विधानसभा का हेड था बोधचंद सिंह, यानी कि वहां के राजा। तो राजा ने अपने आगे ये सब कुछ कर लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट ही नहीं किया कि वो ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया succeeded in pressurizing the Maharaja into finding merger agreement in September 1949 without consulting the elected legislative assembly of Manipur. This caused a lot of anger, resentment in Manipur कि भाई पूछ तो लेते, ये तो भारत सरकार ने गलत किया, राजा से करवा लिया, क्योंकि पता था कि लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर बात हो गई तो फिर इतना आसान नहीं बचेगा केस। So the repercussions of which are still being felt here because people are still mad on government regarding this decision. Finally, you got this one. आगे देखते हैं। अब होने वाला है रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो हमारे भारत के स्टेट्स थे ना, उनकी जो बाउंड्री थी, इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स, दैट वाज ऑन द बेस जैसे चाहते थे अंग्रेज। नाउ हम फ्री थे तो वी वर हैविंग अ वे कि हम इसको लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी के बेसिस पे बनाए, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। आवर लीडर्स प्रॉमिस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स एज द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। इससे मतलब क्या है, मतलब एक भाषा बोलने वाले का हम एक स्टेट बना देंगे, फिर ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में, तो इसमें प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईएनसी पार्टी इटसेल्फ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का रीऑर्गेनाइजेशन होना था। भारत आजाद हुआ, पार्टीशन हुआ, टाइम चेंज हुआ, लीडर चेंज हुए, उनको लगा कि शायद ना ये वाला बेस भी चेंज होना चाहिए, और दे नाउ प्रेफर्ड कि लैंग्वेज के बेस पे अगर हम करेंगे ना ये सब, तो दिस विल एक्चुअली लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, कहीं ना कहीं टूट जाएगा। हालांकि बाद में जो है इट वाज डिसाइडेड कि लैंग्वेज के बेस पे ही करते हैं। सो प्रोटेस्ट बिगिन हियर। वी सी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो ओल्ड मद्रास के थे, जो आज हमारा तमिलनाडु है, दिस वाज मेड, आंध्र प्रदेश बनाया जाता है, केरला, कर्नाटका, ऐसा नहीं है ये स्टेट्स नहीं थे, बस उनको रीड्रॉ किया गया था, रीडिफाइंड किया गया था कि कौन सा एरिया अब आता है और कौन सा नहीं आता है। आगे देखते हैं।
सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है विशाल आंध्रा मूवमेंट दैट डिमांड्स कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंस एंड सेपरेट आंध्र प्रदेश शुड बी मेड हियर। तेलुगु एंड तमिल एरिया कुल मिलाकर अलग करो। एक मूवी भी देखी होगी, साउथ मूवी है इसके ऊपर, मतलब काफी फनी है, मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि ज्यादातर साउथ मूवीज के नेम याद नहीं रहते यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूवमेंट गेदर मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैसिलेशन। यहाँ पे एक लीडर है जिनका नाम है पोती श्रीरामुलु, ये कांग्रेस लीडर है। ये भाई बैठ गए इंडेफिनेट फास्ट पे, और इंडेफिनेट फास्ट मतलब इतना कि डायरेक्ट इनकी मृत्यु हुई बिकॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्रा रीजन। इनकी मौत से जो असर हुआ ना वो काफी ज्यादा हुआ बिकॉज ही वॉज डिमांडिंग फॉर द सेपरेट आंध्रा स्टेट, जो नहीं हुआ था उस वक्त क्रिएट। फाइनली इनकी डेथ के बाद उस वक्त के जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, ही अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। अभी फॉर्मेशन हो गया आंध्र प्रदेश का। दिस इज पर द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट। बाकी भी कहने लगे भैया लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाओ, बनानी चाहिए, ठीक है लिंग्विस्टिक, क्योंकि ना दीज वर नॉट इन द फेवर ऑफ इट, बस ये रीड्रॉ कर रहे थे। फिर फाइनली इनको लगता है कि नहीं यार हमको ना चाह के भी ना चाह के भी ये ऐसा करना पड़ेगा। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है 1953 में, और जिसका काम था कि जो बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की उनको रीड्रॉ किया जाए। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, तो फुल फॉर्म में फिर तैयारी होती है नए स्टेट्स क्रिएशन की। तो उस वक्त 14 न्यू स्टेट्स को क्रिएट किया गया था एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया था। हियर आई एम लीविंग वन ऑफ द क्वेश्चन टू यू पीपल, लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट आंसर इन कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताओ प्रेजेंट में इंडिया के कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के नेम बताना भाई। So we can conclude कि creation of linguistic state which created fear of separatism and division of the country has rather changed the nature of democratic politics and leadership, has strengthened national unity here. So democracy in other words is actually associated with कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ideas की गुंजाइश हो और फिर भी peacefully and with the representation of people रहा जा सके। Fine. अब देख लेते हैं ये स्टेट्स जो क्रिएट किए गए थे, तो बताया ना कुछ नए स्टेट्स। बॉम्बे क्रिएट किया जाता है, देखो बॉम्बे रीजन था, बॉम्बे से 2 नए स्टेट निकाले गए, महाराष्ट्र गुजरात 1960 में। आसाम, आसाम से निकाला गया नागालैंड, फाइन 1963 में। लार्जर पंजाब स्टेट से हरियाणा निकाला गया, हिमाचल निकाला गया, पंजाब निकाला गया, 1966 में किया गया था। आसाम से मेघालय निकाला गया, मणिपुर निकाला गया, त्रिपुरा निकाला गया, दिस वाज इन 1972। आसाम से मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को भी निकाला गया था। आप समझ रहे हो आसाम कितना बड़ा था 1987 में, क्योंकि आसाम ही था एक्चुअली, बाकी तो ये सारे बाद में आते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाला गया 2000 में, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया 2000 में, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाला गया, यहाँ पे 2000 में नहीं है एक्चुअली, ये ना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकाला गया था 2014 में। वांटेड टू करेक्ट है, पीडीएफ करेक्ट कर दूंगी तो आपको जब मिलेगी ना तो आपको उसमें सही मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनफैक्ट ना बिहार भी है यहाँ, झारखंड, ठीक है, झारखंड ना यहाँ पे लिखा नहीं है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, जो कि मोस्ट रिसेंटली है 2014 में। और ये वाला जो मैंने बिहार वाला बताया ना ये 2000 वाला है, तो ये 3 स्टेट निकले थे क्योंकि 2000 में। फाइन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन हियर। पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल के ऊपर पूरा एक नया टॉपिक आ गया है कि सरदार पटेल का रोल क्या था। पहली बात ये, सरदार पटेल वॉज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे इंडिया के। ही हैड इमर्ज एज अ पॉपुलर लीडर आफ्टर खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, और एकदम से हीरो वाले बन गए थे ये आफ्टर बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो कि गांधी जी को लीड करना था, बिकॉज सम ऑफ द रीजन, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे, तो वो लीड किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। इनफैक्ट ये वही सत्याग्रह है जहां से सरदार पटेल को सरदार वाली उपाधि मिलती है। He was known as Iron Man of India, and one of the biggest challenges India was facing post independence that at that time was unity. लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस स्किल को सबके सामने प्रूफ कर दिया दैट ही इज द वन। उन्होंने 500 यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट कर्सर,
फाइन। सो यहाँ पे उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था। वो पहली बात इस फेवर में नहीं थे कि हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना होगा, यानी कि किसी को छूट देनी होगी। ही वाज लाइक कि कर लेंगे आराम से। हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर को लेके प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने हैदराबाद जूनागढ़ की तो सॉल्व कर दी थी, बचा कश्मीर। अभी क्या हुआ था कि अंडर हिज लीडरशिप इंडिया forces were able to convince princely states of Hyderabad, Junagadh to merge with India. He was aware कि जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है, and so his opinion on how to get Kashmir to emerge with India were very different for other leaders. उस वक्त के जो बाकी लीडर्स थे उनका मानना था यार चलता है पटेल, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देते हैं, एंड पटेल वाज लाइक कि नहीं, एक्चुअली ना टाइम ले लेते हैं हम, लेकिन हम इसको कश्मीर को भी वैसे ही शामिल करेंगे जैसे कि बाकी स्टेट्स को किया। सो लाइक दे हैड डन इन हैदराबाद, ही वांटेड टू यूज द मिलिट्री टू इंटीग्रेट कश्मीर विद इंडिया। हाउएवर वो ऐसा नहीं कर पाए, वो फुल्ली इंटीग्रेट नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से दिस इज समथिंग, जितना भी उन्होंने ये सब डील किया, ही इज नोन एज एनसीआर। एनसीआर हम अच्छे से देखेंगे कि होता क्या है। एनसीआर यानी कि नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट वो लीडर, द पर्सन हु ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द नेशन इंटरेस्ट, और नेशन के लिए जो भी करना पड़े, दैट इज जस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वर्ड वैसे साइंटिफिक टर्म में यूज होता है, लेकिन किसी की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी इस वर्ड का यूज होता है। कैटलिस्ट का मतलब है इंथुसियास्टिक, और लाइक अ पर्सन हु यूज टू टॉक विथ पीपल इस तरीके से कि मतलब वो मतलब सामने वाला इंप्रेस हो जाए फ्रेंडली वे में, और किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सके। That is what is a catalyst personality, and he had that thing. 565 princely states को इंडिया में मिलाना कोई हंसी खेल तो है नहीं है। एंड रियलिस्ट, रियलिस्ट का मतलब उनका हर एक डिसीजन उस वक्त इम्पैक्ट होगा, उसको सोचकर नहीं होता था आज से 10 साल बाद इस मेरे डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। वैसे जैसे आप फोन यूज करते हो, पबजी खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, अरे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज से 1 या 2 दिन बाद क्या होने वाला है, तेरी एग्जाम है, अब क्या करें, खेल तो लिया है। उनका इसलिए हर डिसीजन आगे का सोच ही होता था। ही वॉज फार साइटेड इनफ, तो इसलिए इनको हमारी कंट्री का एनसीआर बोलते हैं। याद रखिएगा, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट, रियलिस्ट। नेशनलिस्ट पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट अ नेशन इंटरेस्ट। कैटलिस्ट लाइक जो किसी को भी अपनी पर्सनालिटी से इंप्रेस कर ले, फ्रेंडली टॉक करता हो। रियलिस्ट मीन्स दैट हर एक डिसीजन फार साइटेडनेस के साथ लिया जाए। दैट्स व्हाट इज पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन वाला पूरा टॉपिक। तो गाइज हमने कर लिया है पूरा चैप्टर कंप्लीट। ये पार्ट 2 था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अभी जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना, वो हमारा होगा चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस, कोल्ड वॉर एरा वाला करेंगे। आई थिंक दैट कि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ और कम टाइम में आपको एक समराइज्ड फॉर्म, मतलब डिटेल ही था, खैर डिटेल में अच्छे से समझाऊं। प्लीज गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, आई एम विलिंग टू नो, बिकॉज ना ये वाली सीरीज मैंने 1 साल बाद स्टार्ट किया, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा फील हो रहा है, बड़ा इंथुजियाज्म आ रहा है फिलहाल निकल निकल के। और बाकी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट लीव कर देना। दिस इज इंस्टा ID कृति साहू 2605, ठीक है, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे मुझे फाइंड कर लो। बाय बाय, लेट्स मीट इन टू आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।